कि आप अगर बनारस गए तो बनारस के आप होके रह जाएंगे। जी। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे प्रत्याशी घोषित कर दिया है जी। और जौनपुर जो उस तरह के कई इलाका है, तो क्या वाकई में वहाँ पे उस तरह का माहौल है कि लौंडे लोग तमंचा लगा करके घूमते हैं? वहाँ से भी लगभग 60 से अधिक IAS IPS हैं, लेकिन वो और निर्दलीय प्रत्याशी जिसने इस पूरे मुकाबले को रोचक बनाया है और सबसे हॉट सीट बनाया है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी की है। तो राजस्थान तो ऐसा प्रदेश है कि इतनी छोटी बात के लिए सर कट गए थे। तो मैं मतीरे की रार से आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो रविंदर सिंह भाटी जिस चीज के लिए चुनाव लड़े हैं और बहुत जोरदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी 4 तारीख को उन्होंने नामांकन रैली की थी, तो लगभग 5 लाख भाई मैंने भी भीड़ देखी, 4-5 लाख आदमी की नामांकन रैली में थी। ओल्ड गार्ड के जो पुराने जो चेहरे हैं उनसे बाहर नहीं निकल पा रही है, तो इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने पतन की ओर भी। नमस्कार दोस्तों, साथियों नमस्कार। मेरा नाम है आदित्य कौशिक और मैं हूँ आयुष मिश्रा। आयुष मिश्रा मूलतः जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। आप देख रहे हैं लोकमत और हम लोग अपने अपने राज्य की अपने अपने गृह जनपद के या जो भी हमारी लोकसभा क्षेत्र है वहाँ की चुनावी समीकरण के बारे में, हमारे क्षेत्र के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है बहुत बहुत। जानते हैं हमारे मित्र आयुष राज से। आयुष राज, बताइए, मूलतः तो आप जौनपुर तो उत्तर प्रदेश से हैं, पहले थोड़ा सा जौनपुर के बारे में बताइए हमारे दर्शकों की। जौनपुर की क्या पृष्ठभूमि है, क्या वहाँ के सियासी समीकरण है वगैरह, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। जौनपुर भाई एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है जी। और जौनपुर को जाना जाता है प्राचीन काल से ही एक शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता है जी। और हमारे जौनपुर ने बहुत सारे महान विभूतियों को देखा है अपने युग में, दौर में। और जौनपुर से हमारे एक मुख्यमंत्री भी दिए हैं उत्तर प्रदेश को जौनपुर ने हमारे। जी। जौनपुर से हमारे सिनेमा जगत में कलाकार रवि किशन जी जैसे मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से राय बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह, माफ कीजिएगा जी। उन्हीं के नाम पे हमारे जौनपुर की यूनिवर्सिटी का भी नाम है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। जी। जी। तो इस वजह से जौनपुर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे अग्रणी जिला है, जिलों में रहा है जी। और राजनीतिक पृष्ठभूमि भी जौनपुर की बहुत ही अच्छी खासी है। बहुत सारे राजनेता जौनपुर ने दिए हैं, जैसा कि मैंने बताया, मुख्यमंत्री के साथ साथ कई सारे केंद्रीय मंत्री, जैसे स्वामी चिन्मयानंद जी जौनपुर लोकसभा से ही सांसद रहे थे और अटल जी की सरकार में मंत्री रहे थे। जी। और उसके बाद में हमारे जौनपुर से जो इस समय भाजपा के प्रत्याशी हैं कृपा शंकर सिंह जी, वो पूर्व में आपके महाराष्ट्र में गृह मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में। अभी वो कांग्रेस के छोड़कर उन्होंने बीजेपी से अब वो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे जौनपुर से। जी। और जौनपुर हमारा इस वजह से भी चर्चित है इस समय क्योंकि धनंजय सिंह जी का जो जेल जाना हुआ है। धनंजय सिंह दर्शकों वहाँ के बाहुबली नेता है पूर्वांचल के, और अभी वो जेल में है किसी मुकदमे को लेकर। कई तरह के मुकदमे उनके ऊपर हैं और मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है या बनाने नहीं, चर्चा चल रही थी। एक बार वो अखिलेश यादव जी से मिले थे किसी वैवाहिक कार्यक्रम में, जी, जिसके दौरान उनकी वो तस्वीर काफी वायरल हुई थी। उसी के बाद से उनको वो एक रंगदारी का मुकदमा था जिसमें कि उनको सजा हुई। जी। और वो जेल में है अभी। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जी, भाजपा ने कृपा शंकर सिंह जी को अपना प्रत्याशी बनाया है और ऐसा चर्चा चल रहा है अभी कि हो सकता है धनंजय सिंह की पत्नी जी उनको सपा अपना कैंडिडेट बना सकती है, लेकिन अभी सपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। समाजवादी पार्टी से वो प्रत्याशी हो सकती है इंडिया अलायंस से। अच्छा, वो जो सीट का जो हिस्सा है वो समाजवादी पार्टी को 63 सीटें मिली हैं 80 सीटों में से। हाँ। 17 सीटें कांग्रेस के खाते में, 17 सीटें। हाँ। तो वो सीट आपकी समाजवादी पार्टी के खाते में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अच्छा आयुष भाई, मेरा एक वो था, खैर हम लोग तो अखबारों में जौनपुर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो पूर्वांचल का जो इलाका है, जो मिर्जापुर अभी वेब सीरीज आई थी उसमें भी जौनपुर का जिक्र था। मिर्जापुर और जौनपुर जो उस तरह के कई इलाका है, तो क्या वाकई में वहाँ पे उस तरह का माहौल है कि लौंडे लोग तमंचा लगा करके घूमते हैं और खुली जीपों में, और उस तरह की रंगदारी का क्या उस तरह का वाकई में माहौल है? आप मूलतः बेहतर बता पाएंगे। भाई, अब मैं अपने अनुभव के हिसाब से मैंने जहाँ तक देखा है, तो अपने सामने तो ऐसी घटनाएं मैंने नहीं देखी हैं। जी। और पूर्व में क्या रहा है, काफी शांति प्रिय प्रदेश है ऐसा इनका कहना है। अभी भाई तो अभी तो है। अच्छा, अभी ऐसी घटना मैंने नहीं देखी है। और पूर्व में क्या रहा है, कैसी वहाँ की कानून व्यवस्था, किसी जमाने में माफिया राज पूर्वांचल में हुआ करता था, ये तो सब जानते हैं। हाँ। ये तो चर्चा में आपने अभी पूर्वांचल माफियाओं की वजह से। जी, समाजवादी पार्टी के जो नेता का जिक्र आपने किया, धनंजय सिंह, वो भी एक बाहुबली छवि के नेता। तो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, चर्चा चल रही थी उनको भी समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट देने की। अभी वो हाल फिलहाल जेडीयू से जुड़े हुए हैं और जेडीयू के महासचिव भी हैं।
राष्ट्रीय महासचिव जी जी। नीतीश कुमार जी की पार्टी की। तो ये था दोस्तों मोटा मोटा जौनपुर को लेकर के जो आयुष भाई की ऑब्जर्वेशन थी। यार भाई एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जी, वो जी। मेरे दिमाग से मिस हो गया। जी ऐड करिए। जौनपुर एक चीज और है, जौनपुर जो जिसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक हमारे जौनपुर में गांव है माधोपट्टी, जी। जिसको कि आईएएस की फैक्ट्री बोलते हैं। अच्छा। आप वहाँ माधोपट्टी में हर घर में आपको एक प्रशासनिक अधिकारी मिल जाएगा। तो ये हमारी जौनपुर की खासियत है, जिससे कि उसको आज भी शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे देखा जाता है। आपको बड़े बड़े देशों में एम्बेसडर और कई सारे फॉरेन अधिकारी और अपने देश में सेवा देते हुए प्रशासनिक अधिकारी मिल जाएंगे। लगभग कुछ संख्या है आसपास, कितने के आसपास आईएएस वहाँ से आरएएस? अभी तक जहाँ तक मैंने सुना है कि 50 के आसपास या 50 से कुछ ज़्यादा ही वहाँ आईएएस की संख्या है। जी जी। दर्शकों की जानकारी शुद्ध कर दूं, हमारे राजस्थान में भी एक कस्बा है इस तरह का, बामनबास नाम का कस्बा है, सवाई माधोपुर जिले में। तहसील है, पंचायत समिति है। वहां से भी लगभग 60 से अधिक आईएएस आईपीएस हैं, लेकिन वो मैक्सिमम आईएएस आईपीएस जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी से, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स मीणा जो कम्युनिटी है उसमें से हैं। खैर आप बता रहे थे जौनपुर का, तो जौनपुर में भाई और एक हमारी प्रसिद्ध जौनपुर की मिठाई है। अच्छा, मिठाई के बारे में बताइए। मिठाई के तो हम खाने के शौकीन हैं। हाँ, मैंने भी राजस्थान की बहुत मिठाइयों के सुने हैं नाम जी। तो जौनपुर की हमारी एक प्रसिद्ध है इमरती बेनी राम की। अच्छा। जो कि बहुत ही लगभग मुझे जहाँ तक याद आ रहा है सैकड़ों वर्ष पुरानी उनकी दुकान है और वो बहुत ही प्रचलित है उनकी इमरती। तो इमरती रबड़ी के साथ खाई जाती है, सादा खाई जाती है? आप वैसे तो उनका सादा ही खाया जाता है, वो उसका टेस्ट ही आपको बहुत ही टेस्टी लगता है जी। वो प्योर घी में बनाया जाता है, आप रबड़ी के साथ भी खा सकते हैं। खैर ये अपना अपना टेस्ट है। खैर ये बात हुई जौनपुर की। दोस्तों आयुष भाई, जौनपुर के पास में एक काफी बहुत ही वर्ल्ड फेमस शहर है, और अगर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से कहूँ तो विश्व का सबसे पुराना शहर काशी बनारस इसका आधुनिक नाम है। तो बनारस, खैर बनारस एक ऐसा विषय है जिस पर केवल बनारस के ऊपर बैठकर घंटों बात की जा सकती है। सही बात है। क्योंकि बनारस तो ऐसा शहर है ना गुरु कि आप अगर बनारस गए तो बनारस के आप होके रह जाएंगे गुरु। बेहतरीन अद्भुत शहर है बनारस। और तो बनारस का जिक्र आपने किस विषय में? बनारस के जो सियासी समीकरण है, माननीय प्रधानमंत्री वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, मेरे ख्याल से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से। नहीं, तीसरी बार। हाँ, 2014, 19 और ये 24। 14 में उन्होंने 2 सीटों से लड़ा था, एक बनारस और दूसरी बड़ोदरा जी गुजरात से जी। तो उन्होंने बाद में गुजरात की सीट छोड़ दी थी जी। और बनारस से ही वो प्रधानमंत्री अभी तक हैं। हाँ। अब ये इस बार की 24 में भी वहीं से लड़ रहे हैं जी। तो बनारस का क्या सियासी समीकरण है? प्रधानमंत्री का कोई एंटी इनकम्बेंसी उनकी सीट को लेकर के या कुछ तरह का? भाई मेरा जहाँ तक अनुमान है, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगता है बनारस की सीट पे की एंटी इनकम्बेंसी। और एक बनारस वालों के अंदर ये होता है ना गुरु, आप लोग सांसद चुनते हो और हम प्रधानमंत्री चुनते हैं, ये वाला भाव आ जाता है। और इस वजह से फिर बनारस के लोग और कहीं जाना वो मुझे नहीं लगता। देखिए बनारस की एक खास बात मैं आपको बता दूं, बनारस ज्ञानियों का शहर है। अगर वहां पे आप किसी चाय की टपरी पे भी जाओगे ना, 10-15 लोग अगर आपको घूमते हुए मिल जाएंगे, चाय पीते हुए मिल जाएंगे, तो 10-15 लोगों में से 2-4 पद्म विभूषण हो सकते हैं, 2-4 पद्मश्री हो सकते हैं, और हो सकता है एक आध भारत रत्न भी आपको मिल जाए। इतने एक बड़े ज्ञानियों का शहर है। तो बनारस अपने आप में पुरातनता का भाव लिए हुए है। आयुष राज ने सब बताया कि हम लोग तो सोचते हैं कि हम एमपी चुन रहे हैं, बनारस वाले सोचते हैं कि हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। खैर ये था मोटा मोटा दोस्तों जौनपुर और बनारस के बारे में, जो आयुष राज जहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में बातचीत थी। सत्ता की सियासत के समीकरण थे, वहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में चर्चा थी। अब आप मुझसे राजस्थान के बारे में पूछ सकते हैं जो भी आप चाहें, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो पहले तो आप अपनी मातृभूमि, आप जो पूर्वी राजस्थान करौली जी वहाँ से आप आते हैं, तो वहाँ की आप अपनी पृष्ठभूमि बता दीजिए। जी मैं आपको बताता हूँ क्या है कैसे है। बेसिकली मेरा नाम आदित्य कौशिक है। मैंने जो हमने संबोधन शुरू किया था उसकी शुरुआत में बताया था, मैं मूलतः राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है करौली, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। राजस्थान को लेकर के जो लोग राजस्थान के बाहर के हैं, जो राजस्थान नहीं गए हैं, उनकी एक आम धारणा होती है कि राजस्थान रेगिस्तानी प्रदेश है, पानी की पानी की कमी है, ये सब धारणा होती है। ये जो राजस्थान नहीं गया उसकी रहती है, केवल रेगिस्तान है, पानी की बहुत कमी है और गर्मी बहुत भयंकर वाली। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, वहां पर ऐसी चीजें हैं। लेकिन इसके इतर भी राजस्थान है। राजस्थान जो बेसिकली ज्योग्राफिकली 3-4 हिस्सों में बटा हुआ है,
एक हिस्सा जो जिसमें ये सारी चीजें हैं, रेत के दौरे हैं, पानी की कमी है, मारवाड़ी पगड़ियां, जो प्योर राजस्थानी कल्चर है, एक हिस्सा वैसा है। एक हिस्सा अरावली वाला भी है, जो मेवाड़ वाला जो है, उदयपुर वाला जो हिस्सा, वहाँ खूब सारी हरियाली है, खेती भी होती है। उदयपुर तो भाई अपने ही रूप रंग के लिए फेमस हाँ, है, पूरी विश्व के सबसे सुंदरतम शहरों में से एक है, पूर्व का वेनिस भी जिसको कहा जाता है। पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है उसको। इसके अलावा राजस्थान में जो पूर्वी हिस्सा है, जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये मैदानी हिस्सा है, यहाँ पर खेती किसानी ठीक ठाक होती है। तो पूरा राजस्थान के लिए परसेप्शन। इस बार आपके पूर्वी क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री भी निर्वाचित हुए। हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है, दूसरी बार हुआ है। अब टेक्निकली देखा जाए तो जगन्नाथ पहाड़िया भरतपुर से चुनाव लड़ते थे, वो एक बार सीएम रहे थे, दलित मुख्यमंत्री रहे थे। और अभी जो मान लिया भजनलाल शर्मा जी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो भी भरतपुर जिले की नजबई तहसील से बिलोंग करते हैं। हालांकि चुनाव उन्होंने जयपुर की सांगनेर सीट से लड़ा है, तो वो हमारे पूर्वी राजस्थान से है। अच्छा, लेकिन चुनाव उन्होंने जयपुर की सीट से लड़ा है। संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता है। अच्छा, किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था जो उनको सीएम निर्वाचित। हाँ, ये तो तीनों ही राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी ने सीएम चुने हैं, वो पूर्णतः प्रत्याशित है, चाहे मध्य प्रदेश के मोहनलाल यादव हो, चाहे राजस्थान के भजनलाल। सही बात है, दुरुस्त बात है। तो इस समय गुरु ये बताइए कि आपके यहाँ सबसे चर्चित और सबसे गर्म हॉट सीट जिसको बोलते हैं, कौन सी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अप्रैल और मई का महीना चल रहा है, राजस्थान का मौसम तो ऐसे ही बहुत गर्म है, लेकिन वहाँ की जो सियासी हवा है उसने और मतलब वहाँ की जो मौसम की गर्माहट है उसको और गर्म कर दिया है। इस राज्य ने बात की सबसे चर्चित सीट की, तो हमारे राजस्थान की वर्तमान में जो सबसे चर्चित सीट है, एकदम राजस्थान का पश्चिमी इलाका है, बाड़मेर जैसलमेर। वहाँ पर अच्छा, जहाँ से वो है, क्या बोलते हैं, रविंदर सिंह भाटी। जी, एग्जैक्टली, आप ठीक फरमा रहे हैं। रविंदर सिंह भाटी जो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, तो बहुत ही पश्चिमी इलाका है, बॉर्डर से लगे हुए वो जिले हैं, बाड़मेर और जैसलमेर दोनों। और वो सब चीजें जो राजस्थान के लिए, इनके लिए कुख्यात प्रख्यात है ना, रेत के दौरे, मारवाड़ी पगड़ियां, हुक्म और शाह की बोली भाषा, पानी की कमी, ये सब चीजें वहां पर देखने को मिल सकती हैं उन इलाकों में। तो वहां से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वर्तमान के वहां के एमपी और केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। और कांग्रेस से वहां पर अभी हनुमान बेनीवाल, जो वहां के बड़े नेताओं की खुद की पार्टी भी है, मेरे ख्याल से राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टी ऐसे करके है, उससे अभी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है उम्मीदराम चौधरी, तो वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में बाड़मेर के शिव से विधायक बेनीवाल, तो वो तो एनडीए के साथ है ना? नहीं, पिछली बार वो एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे, इस बार उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया, इंडिया गठबंधन के साथ। अच्छा, इस बार एनडीए में आ गए। जी, वो खुद नागौर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, और वो खैर उनकी तो वो तो खुद अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं और कोई प्रत्याशी उनका नहीं है। पर जो बाड़मेर सीट से जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनकी पार्टी, उन्हीं की पार्टी के मेंबर हुआ करते थे, अभी उन्होंने स्किप करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और निर्दलीय प्रत्याशी जिसने इस पूरे मुकाबले को रोचक बनाया है और सबसे हॉट सीट बनाया है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी की है। हाँ भाई, उन्होंने अभी पिछले चुनाव में विधायकी भी निर्दलीय ही जीता था। रविंदर सिंह का तभी से उनका बहुत चर्चा था। निर्दलीय चुनाव लड़ने से रविंदर सिंह का बहुत पुराना नाता है। 2019 का छात्र संघ का जो चुनाव हुआ था, वहां से वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और 57 साल के जोधपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में पहला निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीता था। उसके बाद 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी वो पहले उनको बीजेपी ज्वाइन करवा दी गई थी टिकट के आश्वासन पे, फिर टिकट नहीं मिला था, फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े, तो लगभग 4790 वोट से एक निर्दलीय प्रत्याशी फतेह सिंह को हरा करके वो विधायक बने थे। करा था राजस्थान की रविंदर सिंह की। तो रविंदर सिंह अभी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और लोकसभा चुनाव फार्म भरने की बड़ी रोचक कहानी है। देखिए, राजस्थान जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत संपन्न पृष्ठभूमि वाला इलाका है, बहुत गढ़, किले, युद्ध इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है, तो वहां पर एक बहुत ही फेमस सी लड़ाई हुई थी, मतीरे की राड़। बीकानेर और नागौर के राजाओं के बीच की मतीरे की राड़ मारवाड़ी में लड़ाई को बोलते हैं। तो एक जो मतीरा तरबूज जो था, दरअसल वो बीकानेर की जो ज्योग्राफिकली बीकानेर की सीमा में था, और लटक करके वो नागौर की सीमा में जा रहा था। तो वहां के किसानों में इस बात पे लड़ाई होगी, इस तरबूज को मैं लूंगा, बीकानेर वालों ने कहा मैं लूंगा। तो इस लड़ाई बढ़ते बढ़ते किसानों से गाँव से पहुंची, गाँव से राजाओं तक पहुंची, तो राजा आपस में लड़ लिए थे उस चीज के लिए। अच्छा। तो राजस्थान तो ऐसा प्रदेश है कि इतनी छोटी बात के लिए सर कट गए थे। तो मैं मतीरे की राड़ से आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो रविंदर सिंह भाटी जिस चीज के लिए चुनाव लड़े हैं, वो नल की बात है। 2 हेडपंप की कहानी है। उनके कहने से 2 हेडपंप लगे थे, और जो वहां से बीजेपी के प्रत्याशी थे स्वरूप सिंह खारा, उनके कहने से मेरे ख्याल से 8-10 ज्यादा कुछ हेडपंप लग गए थे, 20 उसके आसपास। हाँ, कुछ संख्या में ठीक से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन कुछ उनका प्रभाव ज्यादा था। मैंने जहाँ तक न्यूज में देखा था कि हाँ 20 के आसपास वो हारे हुए कैंडिडेट हैं। जी हाँ, स्वरूप सिंह खारा बीजेपी के चुनाव लड़े, उनके कहने पे उतने नल के मिले, और रविंदर के कहने पे कम नल के लगे। एक तरह से देखा जाए तो ये भाई मेरे अनुसार
या मेरा विचार आप पूछेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये गलत एक संदेश दे रही है सरकार कि पक्षपात कर रही है किसी भी चुने हुए प्रत्याशी के साथ। जी जी। अब ये तो सरकार का, देखिए सरकार का अपना सरकार चलाने का ढंग होता है। अब क्या उनके बीच में, रविंदर सिंह के बीच में और सरकार के बीच में डीलिंग रही होगी हम नहीं कह सकते। बहरहाल फिलहाल रविंदर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत जोरदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी 4 तारीख को उन्होंने नामांकन रैली की थी तो लगभग 5 लाख भाई मैंने भी भीड़ देखी, 4-5 लाख आदमी उनकी नामांकन रैली में थी। यूथ उनसे खासा प्रभावित है। मारवाड़ी भाषा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, संवाद जो करते हैं पूर्णतः मारवाड़ी में करते हैं। इवन उन्होंने शपथ भी जो विधानसभा में ली थी मारवाड़ी में ली थी और उभरते हुए नेता है। हो सकता है वो मोदी जी का जो विजय रथ है वो राजस्थान में उसको रोक दें। शिव के अलावा 2-3 सीटें और हैं जो थोड़ा सा यहाँ बीजेपी फंस सकती है। एक तो आपकी चूरू की सीट है। चूरू की सीट वही सीट है जहां से जो अभी के सिटिंग एमपी थे बीजेपी के राहुल कसवा, उनका टिकट काट दिया गया था बीजेपी के द्वारा और राहुल झाझड़िया जो कि पैरा ओलंपियन है उनको टिकट दिया है। लेकिन राहुल झाझड़िया ने दूसरे ही दिन कांग्रेस ज्वाइन करके कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया, तो वहां से उन्होंने उस पूरे मामले को रोचक बना दिया है। इसमें भी एक पेच है कि अभी राजस्थान के बहुत बड़े नेता है बीजेपी के राजेंद्र सिंह राठौड़ वहां से विधानसभा चुनाव लड़े थे चूरू से। तो ऐसा राठौड़ समर्थकों का कहना है कि भितरघात हुई थी और राहुल कसबा ने उनका समर्थन नहीं किया था और उनको चुनाव बर्बाद दिया था। तो राठौड़ ने राजेंद्र राठौड़ जी हैं, उन्होंने उसका टिकट कटवा दिया राहुल कसबा का। अब ये चुनाव जो है राजपूत बनाम जाट एक तरह से एंगल इसका बन गया है। राजपूत लोग समीकरण बन जी जी जी। राजस्थान में क्या, राजस्थान क्या है जो राजस्थान क्या हर उत्तर भारत में ही जाति का तो आपका बहुत बड़ा रोल आपको पता है। चाहे आपका यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जी हर जगह जाति फैक्टर चलता ही है। एक सीट यहाँ पे ये थोड़ा सा बीजेपी को मुश्किल यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ये सीट फंसी हुई है। इसके अलावा जो मध्य राजस्थान है वहाँ की एक सीट है, हमारे नेता है अभी मैंने जिक्र किया था आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल, वो नागौर से चुनाव लड़ रहे हैं। अपने इलाके के बहुत प्रसिद्ध नेता है, अपनी कम्युनिटी के कहें या यूथ में कहें खासे चर्चित हैं हनुमान बेनीवाल। पिछली बार भी उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, पिछली बार उनके बहुत वीडियो वायरल होने देखे अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे थे कि नारे लगा मर गया क्या कुछ इस तरह का था। तो थोड़े से अग्रेसिव किस्म के नेता हैं, तो लेकिन अपनी बात बहुत दमदारी से रखते हैं, अच्छे नेता हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं। बहुत कम ऐसे नेता हैं राजस्थान में या कहीं भी जगह पे। आजकल तो एजेंसियों के बनाए हुए नेता हैं, आपको पता ही है, जो जब से ये सब सोशल मीडिया का दौर आया है। तो हनुमान बेनीवाल नागौर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो बीजेपी का चुनाव फंसा सकते हैं थोड़ा सा, इस तरह से समीकरण वहां पे बन रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने भी वहां पर बहुत ही स्थापित राजनीतिक परिवार है, मिर्जा परिवार, उनकी बेटी है ज्योति मिर्जा, उनको टिकट दिया है। टफ फाइट देंगी लेकिन शायद समीकरण बिगड़ सकते हैं। अच्छा। तीसरा जो चुनाव है, तीसरी जो सीट फंसी हुई है मेरे ख्याल से पूर्वी राजस्थान की एक सीट है, सवाई माधोपुर टोंक सीट। वहां पर बीजेपी ने जो अपने सिटिंग एमपी हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया, वो गुर्जर कम्युनिटी से हैं, उनको वोट दिया है, माफ कीजिएगा टिकट दिया है। और कांग्रेस ने जो है किसी जमाने में डीजीपी रहे राजस्थान के, वर्तमान में अभी जो विधायक भी थे निवाई सीट से, माफ कीजिए टोंक उनियारा सीट से विधायक थे, हरीश मीणा, उनको टिकट दिया है। अच्छा। ये मीणा कम्युनिटी से हैं। अब वहां का जातिगत समीकरण ऐसा है, टोंक सवाई माधोपुर सीट जो है वहां का समीकरण ऐसा है कि वहां पर अच्छी खासी संख्या में मीणा कम्युनिटी भी है, अच्छी खासी संख्या में गुर्जर कम्युनिटी भी, मतलब दोनों जातियों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा, ऐसा ही एक चुनाव 2009 में हुआ था जिसमें दोनों कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडरों ने चुनाव लड़ा था। गुर्जर कम्युनिटी से डॉक्टर किरोड़ीलाल बैसला, जो कि एमबीसी के बहुत बड़े नेता हैं, जिन्होंने गुर्जर आरक्षण आंदोलन खड़ा किया था और गुर्जरों को 5% आरक्षण दिलवाया था, वो चुनाव लड़े थे 2009 में और बीजेपी की टिकट पे गुर्जर समुदाय से। और कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े थे नमो नारायण मीणा, जो बाद में चुनाव जीत करके केंद्रीय राज्य मंत्री भी बने थे। तो वो चुनाव भी कुछ इस तरह का ही था, गुर्जर बनाम मीणा का। तो कहीं ना कहीं उसी स्टेज पे आकर के ये चुनाव फंस गया है। लेकिन इसमें कांग्रेस के लिए जो प्लस फैक्टर है, अगर पायलट साहब अगर ढंग से कांग्रेस के लिए प्रचार कर गए तो गुर्जर वोटों को कांग्रेस के लिए मोबिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मास स्पेस है। सही बात है, राजस्थान में कांग्रेस का तो है, तो समीकरण वहां पे कांग्रेस के पक्ष में बन सकते हैं। तो ये 3 सीटें हैं। ये बताइए आप कि आप कह रहे हैं सचिन पायलट जी एक मास स्टेट है जी, लेकिन कांग्रेस उनको जो है अशोक गहलोत जी के आगे या फिर यूं कहे कि उनको अशोक गहलोत जी की तरह तरजीह क्यों नहीं दे रही है? देखिए ये एक अलग किस्म की चर्चा है। सचिन पायलट बहुत बड़े नेता हैं पूरे राजस्थान के, और पिछली बार जो सरकार बनी थी तो उसमें
सचिन पायलट का बहुत बड़ा योगदान था, पूर्वी राजस्थान से बहुत सारी सीटें निकल करके आई थी। इस बार पायलट ने ठीक से साथ नहीं दिया, या मतलब क्या थोड़ा सा बैकएंड पे रहे, तो सरकार नहीं बनी कांग्रेस की। लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हैं, जो आपका सवाल है कि कांग्रेस उनको मेन फेस पे नहीं लेकर के आती है, तो इसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो है बहुत पुराने नेता हैं, बहुत स्थापित नेता है, और मतलब बहुत इंटेलिजेंट ऑल टाइम पॉलिटिशियन जिनको कहा जाता है। उनके गांधी परिवार से बहुत पुराने संबंध है, बहुत प्रगाढ़ संबंध है, या यूं कहें कि बहुत सारे राज उनके सीने में दफन है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस जो है गांधी परिवार से बाहर नहीं देख पा रही है, उस तरह से ये जो बहुत सारे राज्यों में ये दिक्कत है कि एमपी में कमलनाथ को सीएम बनाना पड़ा था, राजस्थान में अशोक गहलोत को बनाना पड़ा था, तो ओल्ड गार्ड के जो पुराने जो चेहरे हैं उनसे बाहर नहीं निकल पा रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने पतन की ओर भी है। अच्छा, तो ये एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारे साथ इनका संवाद आदित्य जी का राजस्थान के मुद्दे पर। तो और कौशिक भाई, मैं आपसे एक चीज और चर्चा करना चाहता हूँ जी। राजस्थान से लगा हुआ राज्य है दिल्ली। जी सर। दिल्ली के विषय पर आपके क्या विचार हैं? केजरीवाल का जेल जाना क्या दिल्ली में कोई बदलाव लाएगा? जैसा कि पिछली बार 7 सीटें भाजपा ने जीती थी, दिल्ली क्लीन स्वीप किया था भाजपा ने, और इस बार के समीकरण कैसे बन रहे हैं? देखिए, दिल्ली की मैं आपसे बात करूंगा आई थी, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 लोकसभा सीटों पर जो इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी की स्कीम आई है, और 3 सीटें कांग्रेस की स्कीम आई है। उन 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस अभी कश्मकश में है कि कौन से प्रत्याशी घोषित किया जाए। अभी तक जो केजरीवाल के जेल जाने से पहले लगभग मोटे तौर पे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इजीली यहाँ से सीट निकाल ले जाएगी, क्योंकि पिछली बार की अगर अपन वोट परसेंटेज का देखें तो कांग्रेस के प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दोनों मिलाकर के भी उतना वोट नहीं ला पा रहे थे कि वो बीजेपी के प्रत्याशी अकेले का था। तो मोटे तौर पर लग रहा था कि बीजेपी अपनी सीट निकाल ले जाएगी, 7 की 7 सीट। लेकिन जब से ये केजरीवाल की गिरफ्तारी वाला वो हुआ है, तो दिल्ली की जो आम पब्लिक है, जो वोट करती है, एक्चुअली मैं दिल्ली के जो बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वोट करते हैं वो लोग, जो डायरेक्ट केजरीवाल के डिसीजन से इफेक्ट होते हैं, उन लोगों में थोड़ा बहुत सेंटीमेंट है केजरीवाल को लेकर के कि इनके साथ गलत हो रहा है, या फर्जी मुकदमे इनके ऊपर लादे जा रहे हैं, या राजनीतिक द्वेष के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मुकदमों का फर्जी क्या है, सही क्या है, वो तो फिर न्यायालय करेगा, न्यायालय का काम है भाई, है ना? नहीं, मैं पब्लिक का परसेप्शन बना रहा हूँ। उनके दिमाग में ये एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर केजरीवाल के लिए हो सकता है। सही बात है, वो होता है, जेल जाने के बाद प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर बीजेपी नुकसान में रह सकती है, तो कुछ सीटें प्रभावित हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा 7 की 7 सीटें होंगी, लेकिन कुछ सीटें प्रभावित हो सकती हैं, और मोटे तौर पर यहाँ पर बीजेपी ही लीड में रहेगी, लेकिन 2-3 सीटों पर आपको प्रभाव देखने को मिलता है। तो दिल्ली में केजरीवाल के जाने का, जेल जाने का क्या प्रभाव रहेगा, ये हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चा की। और तो दिल्ली से एक बहुत चर्चित प्रत्याशी इस बार मैदान में है भाजपा की ओर से जी, बांसुरी स्वराज जी, नई दिल्ली लोकसभा सीट से। हाँ, तो दिवंगत हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं जी। तो इस सीट को आप किस नजरिए से देखते हैं? वहाँ से नई दिल्ली सीट से बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ चुके हैं, तो इस सीट को आप किस नजरिए से देखते हैं? वहाँ पिछली बार की केंद्रीय मंत्री रही मीनाक्षी लेखी जी, अगर मैं सही हूँ तो, हाँ, उनका टिकट काट के बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है। हाँ, देखिए, नई दिल्ली सीट के बारे में बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है, युवा है, और कहीं ना कहीं उनकी माताजी जो थी, उनका दिल्ली से काफी जुड़ाव रहा था। उनकी सियासत शुरू से दिल्ली में ही रही थी, एक बार वो 3-4 महीने के लिए सीएम भी रही थी सुषमा स्वराज दिल्ली की, तो उस चीज का प्रिविलेज उनको मिल सकता है। बाकी सुषमा स्वराज भी लोकसभा चुनाव विदिशा से लड़ती थी। हाँ, लोकसभा चुनाव विदिशा से लड़ती थी, लेकिन उनकी जो राजनीतिक शुरुआत जो थी वो दिल्ली से काफी टच में रही थी। विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी, यहाँ से सीएम भी रही थी कुछ समय के लिए, और लोकलाइट थी, तो इसका उनको फायदा मिल सकता है। और विदिशा, माफ कीजिएगा, बांसुरी स्वराज पॉजिटिव उसमें रह सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब इस चर्चा को हम लोग खत्म करते हैं आदित्य भाई, समय की अपनी सीमाएं हैं, अभी हम अपनी चर्चा को विराम देते हैं। तो दोस्तों, हमारी चर्चा आपको कैसी लगी और क्या इससे आपको जानकारी मिली? लोकसभा चुनाव के एनालिसिस पे हम चर्चा किए, तो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा हमें, और देखते रहिए आगे, फिर हम कोशिश करेंगे और अच्छा इस तरह की रोचक वीडियो लाने का प्रयास हम करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।